So guys, I am back and yes, इस बार होगा रिवीजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 and we will start the revision. बेसिकली पहला राउंड में मैंने बहुत धीरे 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 वर्ड बाय वर्ड हिंदी में कन्वर्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज को, कॉन्सेप्ट्स को. नाउ दिस टाइम वी नीड टू स्पीड अप. सो इट्स ऑल अबाउट रिवीजन. Those students who think that they are good in academics, कहने का मतलब है कि अगर उनका क्लास 12 में 85% एंड अबव है, सो उन्हें वो पहला राउंड का लेक्चर देखने का दरकार नहीं है. दे कैन स्ट्रेट अवे ज्वाइन फ्रॉम हियर. बिफोर वी बिगिन, मेरे को एक छोटा सा बात करना है. सिंप्लिसिटी के बारे में कुछ बताना है और ये जरूरी है बताना, तभी बता रहा हूं. दोस्त, हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव मारते थे तो लगता था कितना सिंपल शॉट है, बट वो सिंपल शॉट के पीछे बड़ा प्रैक्टिस था. हम देखते हैं प्रभु देवा जी जब डांस करते तो उनके स्टेप्स बड़े सिंपल होते हैं, बट वो सिंप्लिसिटी के पीछे बहुत जबरदस्त मेहनत है. कई बार ऐसा होता है कि हम सिंपल चीजों को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं. बट दोस्तों, जिंदगी में जैसे 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 आप मेहनत करोगे आपको जिंदगी बड़ी सिंपल लगने लग जाएगी. बट हमारे दुनिया में ना, जितना हम कॉम्प्लेक्सिटीज में घिरे हुए हैं, हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक अच्छा स्पीकर हूं तो मेरे को कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज करना चाहिए. देखो, ऐसे ऐसा शब्द यूज करो जो मेरे को खुद को नहीं आता हो, बट मैं यूज कर रहा हूं. अब आप भी नहीं समझे, आप समझे नहीं मैंने क्या कहा. अरे मैं बोल रहा हूं, मेरे को ही नहीं पता, तो आप क्या समझोगे. बट दोनों जन खामोश है, दोनों जन म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिए. नहीं नहीं सर, कुछ हाई फाई बोले होंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहे, वो तो मैं बेवकूफ हूं ना, मेरे को नहीं समझ में आया. तो इस तरीके से क्या होता है कि बंदा जिसको हाई फाई कुछ बोल बाल के निकलना है, उसने बोल बाल के निकल गया. सुनने वाले को लगा यार कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को नहीं आता. सो मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ. मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़ों को. इतना सिंपल रखना चाहता हूँ कि आपको लगे कि अरे सर तो जो बोल रहा है एकदम सिंपल है, अरे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ पढ़ाने का कुछ है ही नहीं. अगर आपको ऐसा एहसास आए तो शायद मैंने अपना काम बड़ा सही तरीके से किया. क्योंकि हमारा काम है चीज़ों को एकदम आसान कर देना, एकदम सिंपल भाषा. आपको ऐसा लगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, और विश्वास करो वाकई ही कुछ नहीं है. सो टुडे आई नीड टू स्पीक 50% इन इंग्लिश. जनरली मैं कंफर्टेबल रहता हूँ हिंदी में बात करने में, बट जानकर अच्छा लगा कि साउथ इंडिया के स्टूडेंट जिनको पूरा प्रॉपर हिंदी नहीं समझ में आता है, दे ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू मेक द कॉन्टेंट इन इंग्लिश. सो ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था कि साउथ इंडिया से भी बच्चे हमें प्यार करेंगे. सो आपका प्यार कबूल करते हैं. आई एम ऑनर्ड. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप अ बैलेंस. सो फाउंडेशन कोर्स बिजनेस लॉ वी आर रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है. हालांकि लॉ में कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल्स ऐड किए गए हैं. मैंने पर्सनली रिव्यू किया है, जो लेक्चर हमने पहले रिकॉर्ड किए थे हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक एक एडिशनल एग्जाम्पल्स है और कुछ भी नहीं है. सिलेबस में ये एक्ट्स है, ये हमें पता है. वी ऑल नो दीज आर द एक्ट्स and these 5 acts we will study in great detail. Any new acts or legislations when they are enacted, उसका अलग से सिलेबस में आ जाता है, ये हम आपको बताते रहते हैं. So here we begin our revision lecture, the Indian Contract Act 1872. So इस पे हम ICI मटेरियल को बेस बना के चलेंगे हमेशा की तरह. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस मोर. सो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का बेस कमज़ोर है वो ऑलरेडी मेरे लेक्चर राउंड 1 वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स हु आर रियली गुड इन एकेडमिक्स 85% एंड अबव, दे कैन स्ट्रेट अवे ज्वाइन मी हियर. सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है. और इसको लेकर जब लॉ का
मामला आता है तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जैसे ही हम देखते हैं हमें कोर्ट, पुलिस, ये सब नजर आने चालू हो जाते हैं, ठीक है, कि अरे भैया अब ये समथिंग सीरियस हो गया है, लीगल मामला हो गया है। सो लीगल मामला हो गया है, समथिंग सीरियस, ये मजाक की बात नहीं है, अरे अब ये घर की बात नहीं है, अब ये मामला बड़ा हो गया है, इस तरीका का बात हम करते हैं। अब अगर आप अपने दोस्त को बोलते हो अरे भाई कल मॉर्निंग वॉक पे मिल रहे हो, या कल मॉर्निंग फुटबॉल खेलना है, 7 o'clock मिलना है, दोस्त बोला हाँ मिलेंगे, सो कहीं ना कहीं आपने अपने दोस्त को ऑफर दिया 7 o'clock मिलना है, दोस्त ने कहा हाँ जी मिलेंगे, उसने आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम सिंपल समझते हैं कि हम दोनों अग्री किए ना, हाँ जी अग्री किए थे ना 7 बजे मिलेंगे, हाँ जी किए थे। सो अगर वो मित्र 7 बजे नहीं उठा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों में खोया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? चल मैं तेरे को अदालत ले चलता हूँ। इट इज अंडरस्टूड ना कि इसमें कोई अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोई बात ही नहीं है, राइट। सो कुछ कुछ बातें अंडरस्टूड सी होती है, बट क्या ये अग्रीमेंट है? ऑफ कोर्स जब दो इंसान अग्री करते हैं तो वो अग्रीमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी? दो इंसान ने अग्रीमेंट किया, दो इंसान अग्री किए, हाँ जी किए, बट अब अगर तूने ये जो अग्री किया है, ये जो अग्री किया है, व्हाट डू वी मीन बाय ये जो अग्री किया है? ये जो अग्री किया मतलब यू हैव प्रॉमिस्ड मी, यू हैव promised to meet me tomorrow at 7 o'clock for football. So basically when two people agree, actually they land up giving some promise. So basically now if you break this promise, the promise which you have given me, if you do not honor the promise, I will take some action, mind you. And why are we telling that I will take some action? सामने वाला डरे भाई, सामने वाला एक तो डरे कि नहीं वादा तोड़ नहीं सकते, या दूसरा सामने वाला ये समझे कि ये जो मैंने वादा दिया है मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस है, तोड़ने का कॉन्सिक्वेंसेस है। वरना कितना इजी है ना, वादा देते रहो तोड़ते रहो। अगर वादा देते रहो और तोड़ते रहो और उसका सीरियसनेस नहीं हो, सो विल वी मेक अ सिविल सोसाइटी? नो, वी विल मेक अ बार्बरिक सोसाइटी। समाज जो है वो सिविल सोसाइटी के तरफ बढ़ना चाहिए, जहां पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी प्रोटेक्शन मिले। बार्बरिक जंगल राज में क्या होता है, जो सबसे ताकतवर होता है वही रूल करता है। सिविलाइज सोसाइटी का मतलब क्या है कि नहीं, कानून सबके लिए है, तुम कमजोर हो तो चिंता मत करो, कानून तुम्हें बचाएगा। सो अगर कोई इंसान वादा करके वादा नहीं निभाना चाहता है और बोलता है जा तेरे को जो करना है कर ले, तो कहीं ना कहीं ये हो गया जंगल राज। तेरे को जो करना कर ले, तो आप किसी पावरफुल व्यक्ति के पास जाते हो, वो पावरफुल व्यक्ति जनरली आपका राजा होता है, बट आज के दिन में राजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हो गए, तो जुडिशरी हो गया, ठीक है। सो थिंग्स आर सो सिंपल। अगर आप कमजोर हो, कोई आपके ऊपर अनड्यू ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, झूठ बोला आपसे, गलत काम किया, वादा नहीं निभाया, आपको झूठा वादा करके आपसे तो पैसे ले लिए बट अपना वादा निभाते समय ठेंगा दिखा दिया, तो आप चिंता मत करो। अगर आपने ये एक दूसरे को जब वादा किया था, आप लोगों का क्लैरिटी था दिमाग में कि देख भाई वादा तोड़ेगा तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, ये क्लियर था, और आप उसके बाद भी हिम्मत रख रहे हो, उसके बाद भी आप ताकत दिखा रहे हो कि जा अदालत के पास जाना तो जा। हाँ, इट हैपेंस सो, यू नो, इन इंडिया जुडिशरी में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि आप एक्चुअल लाइफ में वादा तोड़ते हो और बोलते जा यार कोर्ट के पास चला जा, क्या कोर्ट का फैसला आते आते 20 साल लग जाएगा। तो ये एक दुख का बात है कि कॉमन पार्लेंस में बिजनेसेस होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, और बड़ा ही बेरहमी से हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर किया जाता है। मेरे साथ ही हुआ है, बिजनेस में मेरे साथ ही हुआ है। मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं,
बट मैंने ही सोचा कि अरे भाई अब कौन अदालत के पास जाएगा, वकील लोग पैसे ले लेकर मार देंगे, आधा जान आधा तो डिसऑनर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मर चुका हूं, आधा वकील मार देंगे, आधा जो जुडिशरी में जो समय लगने वाला उसमें मैं मर जाऊंगा। तो ये हकीकत है, दुनियादारी का हकीकत है। बट हमें तो थ्योरेटिकल पढ़ाई पहले करनी है, चीजों को समझनी है। सो क्या अभी तक आप ये समझ चुके हो कि कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है, और वैसा अग्रीमेंट होता है जो लॉ, कानून के पास आप जाके एनफोर्स करा सकते हो, कानून का मदद ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब एक बात बताओ, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि डार्लिंग क्यों चिंता करती हो, तुम्हारा पति बड़ा लंबा पैसा कमाता है, 25,000 रुपया महीना तो तुम्हें मैं ऐसे ही दूंगा, ऐसे ऐसे अरे जाना, जो ब्यूटी पार्लर में जाना, जो करना करो, मैं पूछने भी नहीं आऊंगा, 25,000 तो ऐसे ही दे दूंगा तुम्हें हर महीने। और शादी का 3-4 महीना दिया और उसके बाद देना बंद कर दिया। अब क्या वाइफ हस्बैंड को अदालत के दरवाजे तक ले जाएगी? क्या ये जो अग्रीमेंट था आपस में, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बाप ने बेटे को कहा कि चल क्लास 10 में 95% लिया, तेरे को मैं एकदम जबरदस्त वाला वीडियो गेम दिला दूंगा 50,000 रुपया वाला। बेटा बड़ा मेहनत करता है, बट पिताजी बोलता ना ना अभी बेटा पैसे नहीं है। तो क्या बेटा बाप को अदालत तक लेके जा रहा है? सो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि ये अदालत का मामला नहीं है। सो कहीं कहीं पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एकदम क्लियर है हम कि अदालत का मामला है, और खबरदार भैया ये जो वादा किया निभा लेना, ठीक है? तो भैया तूने भी तो वादा किया। अब ये वादा किया निभा लेना में क्या होता है, अगर एक आदमी वादा कर रहा है तो कभी भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक आदमी वादा कर रहा है, दोनों आदमी को एक दूसरे को वादा करना है। आई थिंक कि मोर और लेस हमने एक रूपरेखा बनाने की चेष्टा की है, एक हल्का सा स्केच बनाया है। आई थिंक कि आप समझ रहे हो। सो आइए टेक्स्ट बुक पे चलते हैं, टेक्स्ट बुक के साथ मिलकर काम करना है। Okay, now for my South Indian students, well, whatever I've just said is what is a contract. So contract has to be an agreement which is enforceable by law. There are few agreements made between a father and a son and a husband and a wife where they do not intend to take each other party to the court. So इतना सही बात मैंने कहा है, और आप इतना तो हिंदी समझ ही चुके हो गए, ठीक है? Husband promising wife to pay 25,000 rupees per month and husband later refuses to pay. Will the wife take the husband to the court of law? She cannot. Why? Because there was no such intention to create legal relationships. And कुछ contracts outside the purview होते हैं जी। Contract outside the purview होते हैं। अगर आपने पकड़ लिया मेरे को तो बड़ा अच्छा काम किया। Agreement outside the purview। देखो भैया, हस्बैंड ने वाइफ को अग्री किया कि 25,000 देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। वाई? वो कॉन्ट्रैक्ट नीड्स लीगल एनफोर्सेबिलिटी। द कोर्ट विल से यस, मैं सुनेगा तेरा केस, मैं सुनेगा। अदालत में जो जज है, जज साहब बोलेगा, पिंटू क्या हुआ रे, बीवी को पैसे नहीं दिए, बड़ा गलत काम किया पिंटू। पर जज बोलेगा हस्बैंड वाइफ का मामला है, चलो 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 चलो, आई एम नॉट हैविंग टाइम यार, खुद का वाइफ को संभाल नहीं पाता, तेरा वाइफ का झमेला मैं सुनेगा? नो, नॉट एट ऑल। सो इफ द कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड, दैट मीन्स एनफोर्सेबिलिटी इज नॉट देयर। सो सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह जाएगा, ओनली एग्रीमेंट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, सो लेट अस बिगिन माय डार्लिंग्स। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? आई एम आस्किंग यू, व्हाट यू आर सेइंग। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? और सर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। अब ये बात बताओ, अग्रीमेंट पापा और बेटा के बीच में हो सकता है? हो सकता है। अग्रीमेंट दोस्तों के बीच में हो सकता है? हो सकता है। अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। It's important to have an agreement between two parties so that we can later take the agreement to the virtue of being a contract. Fine, so agreement is there. But only agreement, नहीं 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 नहीं, agreement के साथ भाई देखो दाल बड़ा जबरदस्त है,
बट इसमें ना थोड़ा सा मक्खन का तड़का अगर लग जाए ना जी, तो दाल मखनी हो जाए, मजा आ जाए। सो अग्रीमेंट तो एक दाल है भैया, ठीक है, दाल मखनी बनाओ इसे। इसे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का तड़का दो, इसमें जज साहब को इनविटेशन दो। जज होना चाहिए ना पीछे में। हम और तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं, वादा नहीं निभाते हैं, तो कौन बचाएगा? अरे कौन बचाएगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? मेरे पास जज है, जज। तो वो जज होना जरूरी है। अगर वो जज आपके पास है जो आपके फेवर में रहेंगे, क्योंकि आपने सही काम किया, सामने वाले ने गलत काम किया है, तो वो जज होना जरूरी है। जज होने का मतलब है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, इसका मतलब जो अग्रीमेंट हमने किया है आपस में, अगर तुम वादा तोड़ते हो या मैं वादा तोड़ता हूं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को वादा दिया हुआ नहीं निभाते हैं, सो वी कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कोर्ट ऑफ लॉ विल डायरेक्ट। नाउ अगर आप बोलते हो कि भाई जा कोर्ट का बात नहीं मानता, कौन है कोर्ट? क्यों मानूंगा मैं? क्यों मानूंगा? देखो दुनिया में हमेशा एक चीज याद रखना, पावर जो है ना, पावर, हम सब नतमस्तक होते हैं पावर के सामने। अगर पुराना जमाना था, अगर कोर्ट नहीं था, बट मैं डाकू मंगल सिंह था, ये चलो डाकुओं की तो बात छोड़ो, जो बाहर से जो देश में लुटेरे आए थे, ठीक है, जो बाद में इस देश में ही बस गए, तो पावर था ना उनके पास। तो पहले के जमाने में जिसके पास पावर, उसने कब्जा कर लिया, बोला भैया ये जमीन मेरा है, बस कोई कागज वागज कुछ नहीं भैया, मेरे बोलते जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। बाद में धीरे 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 उन्हीं बातों को हमने दस्तावेज में कन्वर्ट किया, पेपर में कन्वर्ट किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस में कन्वर्ट किया। बट कुल मिला के ये हमेशा याद रखना कि पावर के आगे नतमस्तक होते हैं। कोर्ट का बात आप इसलिए मानोगे क्योंकि कोर्ट के पास वो पावर है आपको अरेस्ट करा लेने का, ठीक है। अरेस्ट करा लेने का मतलब ये कि भैया जाओ जेल में चक्की पीसेंगे, जेल में हंटर खाएंगे, तो डर के आगे भूत भी नाचते हैं। तो ये डर जो है, डर आमतौर पे डर से एक समाज का निर्माण नहीं होता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो जितने भी लोग राजा हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने बाहुबली पंथी दिखाकर कि यस आई एम पावरफुल, किसका दम है मेरे सामने आने का, ठीक है। तो इसी तरीके से चला है। बट आज का समाज में हम ओपन लड़ाई नहीं करते हैं, आज का समाज में हम जुडिशरी अपॉइंट कर दिए, आज के समाज में पार्लियामेंट बन गया, आज के समाज में प्राइम मिनिस्टर हो गया है। आज वो कबीला वाला समाज नहीं है कि आओ चलो लड़ते हैं, वो बंजारा वाला समाज नहीं कि खाने के लिए यहां से वहां घूमते रहते हैं। अभी समाज में बदलाव आ गया है। तो ये मॉडर्न समाज का पढ़ाई कर रहे हैं हम। और अगर प्रिमिटिव जंगल राज का पढ़ाई करें तो जिसके पास ताकत है वही सही है। सही गलत क्या होता है? मेरे को अच्छा लगा, मेरे पास ताकत है, तो मैंने उठा लिया उस लड़की को, शादी कर लिया जी। ऐसे ही होता था पहले। भीष्म पितामह महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं ना, भीष्म पितामह महाभारत में जाते हैं अफगानिस्तान, सेना लेकर चले जाते हैं और अंधा धृतराष्ट्र के लिए इतनी सुंदर सी गांधारी को उठा के ले आते हैं। दैट वॉज द स्टाइल, पावर पावर पावर। अब वो क्योंकि उनके पास पावर था तो भाई वो सब कुछ जो भी किया वो सही है। आई थिंक कि अब थोड़ा सा किताब में आ जाते हैं, आईसीआई के मटेरियल पे आ जाते हैं दोस्तों, मिला जुला के पढ़ते हैं। अग्रीमेंट के बारे में इन्होंने लिखा है कि सेक्शन 2E में डिफाइन किया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये कंसिडरेशन शब्द को बहुत डिटेल में खंगालना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन ग्रेट डेप्थ। And every promise and every set of promises, set means double, set, set का means double। so set of promises मतलब basically A और B अगर दो पार्टीज है तो A ने B को प्रॉमिस किया, B ने A को प्रॉमिस किया, तो set of promise हो गया। so agreement में set of promise, promise and every set of promises। so set of promise में एक promise, so promise and every set of promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब यह है आई हैव प्रॉमिस्ड यू बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड मी, और आई विल प्रॉमिस यू बिकॉज यू आर प्रॉमिसिंग मी दिस। सो द रीजन वाई आई एम प्रॉमिसिंग यू इज बिकॉज यू आर प्रॉमिसिंग मी। कहने का मतलब है देयर इज अ बार्गेन, देयर इज अ बार्गेन, ओके।
एंड दिस बार्गेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर बार्गेन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब है इट इज वन साइडेड अग्रीमेंट। नहीं, दोनों पार्टी को दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू सेल माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000 रुपीज, ठीक है, सामने वाला को यस बोलना पड़ेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू बाई फॉर 50,000 रुपीज। सो एक को मोटरसाइकिल मिला, दूसरे को 50,000 मिला। एक के हाथ से मोटरसाइकिल गया, दूसरे के हाथ से 50,000 गया, ठीक है। सो ये इस तरीके से होना जरूरी है और डिटेल में चर्चा करेंगे हम इस पर। चर्चा अभी जस्ट स्टार्ट किए, चर्चा करेंगे। और हाँ, ये मैं आपको समझाता हूं कि प्रॉमिस कैसे आता है। प्रॉमिस कैसे आता है? बेसिकली जब हम अग्री करते हैं ना, जब हम अग्री करते हैं तो अग्री क्या चीज का करते हैं? जिस भी चीज का अग्रीमेंट करते हैं कहीं ना कहीं वही तो प्रॉमिस है। वादा तो वही है ना। अच्छा, प्रॉमिस को समझने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि प्रपोजल, whenever we are giving proposal, the whole idea of giving a proposal is to receive yes from the person to whom the proposal is given. Whole idea, this should not be forgotten. जब भी प्रपोजल दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि जिसको मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं सामने वाला का हाँ सुनो। तो अब एक बात बताओ, अगर मेरे को सामने वाले का हाँ चाहिए, क्या मेरे को मेरा प्रपोजल इस प्रकार ड्राफ्ट करना चाहिए कि बहुत क्लियर हो? अगर मैं कुछ प्रपोजल दे रहा हूं, उसको समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो बिना समझे तो देखो कोई हाँ करेगा नहीं, राइट? तो सामने वाला क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देगा। अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया तो मेरा प्रपोजल तो वहीं मर गया। प्लीज समझना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर समझना है तो ये समझो कि प्रपोजल इस तरीके से जाए कि प्रपोजल के बाद सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ यस बोलना हो। मतलब सारी तैयारी हो गई है जी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जी समझ रहे हैं आप? सारी तैयारी हो गई है, बस अब तो सिंदूर लगाने की काम है जी। मंडप तैयार, दुल्हन तैयार, बस जाओ सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहना दो, हो गया जी शादी। इस लेवल का तैयारी होना चाहिए। अगर आप दुल्हन बोले हाँ पापा ये कौन है, किसके साथ मेरा शादी करा रहे हो पापा, तो भैया लो अब उसको समझाओ बैठ कर, अरे बेटा यही तो तुमको पसंद किया था, तुमने पसंद किया था। अब उतना समझाने के समझाने में रह गया, दुल्हन बोले कि नहीं नॉट रेडी, नॉट इंटरेस्टेड, तो होगा क्या शादी? कहने का मतलब है इस प्रकार से चीजों को तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए प्रपोजल देना है जी। प्रपोजल ऐसा देना है, ऐसा देना है कि बस सिर्फ और सिर्फ हाँ सुनना है। सो Section 2B defines promise as when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. His assent, अरे his में हर भी आता है भाई, ठीक है। The proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. So proposal when accepted becomes a promise. So the following points emerge when the person to whom the proposal is made signifies his assent. कहने का मतलब ये कि प्रपोजल ऐसा ड्राफ्ट होना चाहिए कि उसमें आपको सिर्फ सामने वाला को क्या काम करना है, सिर्फ यस बोलना है का जी। यस जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा, नो नहीं जी, यस सुनने का, यस। सो दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड। जैसे यस बोला तो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। So the whole thing what I want to explain is the proposal has to be drafted in such a manner that the other party simply needs to say yes. Thus we can say an agreement is the result of the proposals made by one party to the other party. So ध्यान रखना है कि प्रपोजल इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट तभी बनेगा जब प्रपोजल yes होगा। So अग्रीमेंट बनाने के लिए आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बस यस बोल दे, and the other party gives his acceptance thereto in the course for mutual consideration. For mutual consideration,
दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। इस पर हम और चर्चा करेंगे बाद में। So guys, are you getting? My South Indian students, are you getting? The whole idea is the proposal needs to be drafted in a simple way to get the yes from the other party. Agreement is equal to offer, proposal plus acceptance. So if there is no acceptance, no yes, it cannot be an agreement. And once we add the tadka of law, enforceability by law, it should give rise to legal obligation, duly enforceable by law. So ये बन जाता है contract. Contract is equal to accepted proposal agreement plus enforceability by law. So ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. Reciprocal means A had promised to B and B also promised to A. Okay. Why B promised to A? Because A had promised. Because ये because को ऐड करना जरूरी है. Okay. So reciprocal promises. Set of reciprocal promises, and what basically they do is they create rights and obligations. So rights and duties. Rights and duties. These people create among themselves rights and duties. So in short, two people are making a contract. So is the judiciary a peeping tom? क्या अदालत में जो जज बैठा है उसका एक ही काम है, ए वर्मा जी शर्मा जी क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया रही? इज द जज इंटरेस्टेड? नो, जज इज नॉट इंटरेस्टेड. Judge is not interested. But Sharma is making a contract with Verma. You do one thing, I like that woman, that woman who got married to Amit. Come on यार, उसे बस किडनैप करके मेरे हवाले करा दे यार. I really love her. किसी और की पत्नी को किडनैप कराने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं हम. तो क्या जज बोलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को आप जज के पास जाके एनफोर्स करोगे? जज साहब, इस शर्मा को देखो, शर्म नहीं है, मेरे से 2 लाख रुपया ले ली. उसने कहा कि मैं उस अनीता को तुम्हारे पास लाके दूंगी, तुम उसे भगा लेना, जो करना करना. ये शर्मा 2 लाख रुपया लेकर चली गई. जज साहब, क्या आप ऐसे अग्रीमेंट को एनफोर्स करा पाओगे? Will you be able to ask the judge कि judge please help me? The judge is the custodian of law. The judge is the custodian of civil society. और ये अगर आप ऐसा काम करोगे कि किसी और की बीवी का अपहरण का अग्रीमेंट कर रहे हो और जज आपको हेल्प करेगा, तो भैया फिर तो ये समाज का बंटाधार, एक अच्छा समाज का निर्माण करना है जी. क्या समझ में आ रहा बात? अब यही बात मैं रिलेट करूंगा रामायण से. रामायण के टाइम में राक्षस लोगों का नियम कानून कुछ नहीं था भैया. लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काट दी नाक. ठीक है, अब उन्हें बदला लेना था. बोला मेरी बहन का नाक काट दिए, कौन है? और सीता तो सुंदर भी लग रही है, तो बदला का बदला भी हो जाएगा, और चलो उसकी वाइफ को ले चलते हैं उठा के. सो भैया उस समय का समाज जो था, उस समय के समाज में राक्षस लोगों के कल्चर में ये अलाउड था. बोला मेरा बदला लेना मेरे को, और मैं बदले लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं. ठीक है, सो दैट वाज अलाउड. बट राम ने अपना वादा निभाया. राम ने कहा था सीता को कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं, तुम्हें खोजते खोजते मैं पहुंचूंगा. राइट. तो समाज का नियम है, और वही समाज वापस से भगवान रामचंद्र जी पर सवाल उठाते हैं कि अरे वो धोबी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीवी रात को घर नहीं आई थी, और ये कैसे राजा है हमारे? उसकी बीवी तो रावण के घर पे साल भर तक थी. फाइन. सो देखो, यही समाज के नियम, समाज के रूल्स, और उसी समाज को बनाए रखने के लिए भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया. बहुत क्रिटिसिज्म भी आते हैं कि भाई कैसा हस्बैंड, वाइफ को छोड़ दिया.
बट इस पर एक ही जवाब आता है कि राजा का जो राजधर्म है वो पूरे समाज को बांध के रखने का धर्म है। पूरे समाज को बांधना जरूरी था। उस समय समाज उतना मैच्योर्ड नहीं था कि चीजों को समझ पाए, तो समाज को बांध के रखने के लिए राजा ने अपनी पर्सनल कुर्बानी दे दी जी। तो कहने का मतलब है कि आप अकेले और पूरा समाज का दायित्व अगर आप लेके चल रहे हो, राजा का मतलब है कि आप अराजकता को फैलने से बचाना है। अराजकता मीन्स कंफ्यूजन एंड क्योस। राजा का मतलब है कि नहीं, अराजकता नहीं, क्योंकि मैं हूं ना राजा, मैं मेंटेन करूंगा सब चीज को। सो ये बड़ा जिम्मेदारी का बात होता है जी। तो जिम्मेदारी जो भगवान राम ने लिया था प्रजा के प्रति, उन्होंने निभाया। बट यहीं पर आने वाले टाइम पे जब कृष्ण अवतार में, कृष्ण लीला में भगवान ने यह दिखाया कि धर्म का स्थापना तो करना ही है, बट रूल्स को अगर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना पड़े तो करेंगे। ठीक है, राम राज्य के समय में यह था कि रूल्स जो है, रूल्स को अपहेल्ड करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रूल्स को हिलने नहीं देना है जी। ठीक है, और कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान ने कहा रूल्स की ऐसी की तैसी, इस रूल्स के आड़ में तुम लोग धर्म का सर्वनाश कर दे रहे हो। ठीक है, सो यही चीज है। लॉ में भी यही हम पढ़ते हैं। लॉ में हम पढ़ते हैं कि देखो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। बट ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए बना हुआ है। ठीक है, बट अगर कभी भी कोई ऐसा रूल हो जो अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान ने यही समझाया है कि उस रूल्स को चेंज करो भैया, समय आ गया रूल्स बदलने का। दासी जो है, दासी के साथ हम कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए द्रौपदी के साथ भरी सभा में इतना दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि उस जमाने का रूल था, उस जमाने का रूल था कि भाई दासी है तो दासी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। बट आज का जो जमाना है, कि आज का जमाना में ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप की कोई दासी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो स्लेवरी वाला रूल अब खत्म हो गया है। स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी हैज बीन अबॉलिश्ड। तो पहले स्लेवरी चलता था, गुलाम के साथ मैं कुछ भी करूंगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, भले ही हम इतना कुछ पढ़ते हैं, तो समाज जो धीरे 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 डेवलप हुआ है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास। और कहानी से ये समझ में आता है कि समाज का मानसिकता, मेंटल डेवलपमेंट एंड द सोसाइटियल डेवलपमेंट अलग अलग समय पे अलग अलग सिचुएशंस थे। ठीक है, सो जुआ खेलना अलाउड था जी। राजा लोग जुआ खेल रहे हैं, युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग। आज हो सकता है गैम्बलिंग के रूल्स कुछ और है। सो अलग अलग रूल्स थे दोस्त। अलग अलग रूल्स के हिसाब से जब आप रूल को ब्रेक करते हो तो यू बिकम एन ऑफेंडर। और उस समय का जो एनफोर्सेबिलिटी था, जैसे कर्ण जो है, महाभारत में कर्ण, उसे कहते हैं सूत पुत्र है भैया, तुम फाइट नहीं कर सकते हो। तो कास्ट सिस्टम इतना प्रेडोमिनेंट था। तो उस समय के हिसाब से भैया वो कर्ण जो है वो तो गुनहगार है। आज के समाज में अपने बोलते हैं कि नहीं जी, ये शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, उससे क्या मतलब है जी, मेरा बच्चा एग्जाम दिया, पास हो गया तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो सोचो वही एग्जाम्पल्स है। तो वहां पर उस समय भी वो महाभारत में कर्ण इतना शूरवीर, उसे भी लगता था कि अरे भाई मेरे को आता है, आई हैव द नॉलेज, आई हैव द स्किल। एकलव्य का कहानी देख लो, गुरु द्रोणाचार्य ने तो भैया अंगूठा ही काट लिया उसका। सो ये हमेशा आप देखोगे समाज में बहुत कुछ है, और एक अच्छा समाज का निर्माण करना ही हम सबका काम है। सो लॉ जब हम पढ़ते हैं तो लॉ में हमेशा वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी। सो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मीन्स गुड फॉर द सोसाइटी। सो मर्डर का एनफोर्सेबिलिटी कोर्ट नहीं कराएगा, डकैती, चोरी, ये सब का एनफोर्सेबिलिटी कोर्ट नहीं करा सकता है। सो अब इसको अगर मैं आपको एक लाइन में समझाने का चेष्टा करूं तो भैया क्या क्या नहीं करा सकता कोर्ट एनफोर्सेबिलिटी। सो आप देखो कि इंडियन पीनल कोड, जैसे अपने 420 सुनते हैं ना, और ये तो 420 है, ये 420 बड़ा फेमस हुआ है। 420 कुछ नहीं जी, इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन है। ठीक है,
420 का सेक्शन का मतलब है आप फ्रॉड कर रहे हो, तो फ्रॉड कर रहे हो 420 अलाउ नहीं करता जी। तो उसी तरीके से मर्डर, बहुत सारा इंडियन पिनल कोड में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ये देश अलाउ नहीं करता आपको। तो जो चीज देश पहले से ही बोल रहा अलाउ नहीं करता है, तो वैसा अग्रीमेंट को क्या कोर्ट एनफोर्सेबल कराएगा? नहीं कराएगा। आई थिंक नाउ दिस इज मोर क्लियर। सो आइए वापस से आईसीआई मटेरियल पे आ जाते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मैं इसे रीड नहीं करूंगा, ये आप कर सकते हो कि 2 लाख रुपया का पेमेंट के अगेंस्ट में एक दूसरे को गाड़ी बेचा जा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर पिताजी ने 500 रुपये का अलाउंस का प्रॉमिस किया है और बाद में नहीं देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से मामला एकदम क्लियर चल रहा है। अब यहाँ हम आ जाते हैं। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस, सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, ये सब चलो ठीक है। तो उसी प्रकार से वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप के बाहर है, क्योंकि ये स्टेटस ऑब्लिगेशन है। स्टेटस तो आप समझ ही जाते हो, फेसबुक में आजकल स्टेटस का कॉलम होता है ना कि स्टेटस क्या है। तो स्टेटस ये है कि जी मैं मैरिड हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मेरा हंसते हंसते बैंड बजना लिखा हुआ है क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ, मेरे को वाइफ को मेंटेन करना है। तो ये मेरा हस्बैंड वाला ऑब्लिगेशन है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये नहीं है जी। ये शादी की है जी मैंने, और शादी करके, ठीक है, शादी करके जो भी उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां को हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। जिम्मेदारियां को हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो भैया एक तो शादी करके जिम्मेदारी ले लिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है। एक होता है कि जी शादी किया, वो अलग है जी, बट क्या शादीशुदा इंसान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आ सकता? आ सकता है। आई एम ए मैरिड गाय बट आई वांट टू सेल माय बफेलो, मैं अपनी भैंस को बेचना चाहता हूं। ओ जी 10,000 में बेचूंगा। ओ पोदार जी खरीद लो यार, ओ पोदार जी इज रेडी टू बाई। आई एम ए मैरिड गाय बट आई एम मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर पोदार टू सेल माय बफेलो। ओके फेलो, यस सर, आई कैन। नाउ आई एम अंडर द ऑब्लिगेशन टू लव माई वाइफ। अरे सर क्या मिक्स कर रहे हैं? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मिक्स नहीं करने का। शादी किया वो अलग ऑब्लिगेशन है, बट यहाँ पोद्दार जी के साथ बफेलो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये ऑब्लिगेशन जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला ऑब्लिगेशन है ना भाई। क्योंकि पोद्दार जी ने कहा देख तो झूठ बोलता है, बफेलो नहीं दिया तो मैं तेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाऊंगा, और ले जाना पोद्दार जी, बफेलो तो दे के ही रहूंगा मैं, ठीक है। सो कहने का मतलब है जहां हम लीगल ऑब्लिगेशन में बंधना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही रहे हैं कि अगर मैं फेल करूंगा तो आप मेरे को अदालत ले जाना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सर अगर आप अपनी वाइफ का ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, सर आप अपनी वाइफ को पीटते हैं, अरे भाई पागल क्या है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, मैं अपनी वाइफ को पीटता हूँ, हिम्मत है मेरे अंदर उतना? आजकल उल्टा होता है यार। चलिए ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी वाइफ आपको पीटती है, आप बहुत मारती है यार। तो सर अगर आपकी वाइफ आपको पीट रही है तो आप जज साहब के पास जाना चाहते हो, क्या आप नहीं जा सकते हो? अदालत का खट दरवाजा, अरे मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार। सर आप अदालत को नॉक नहीं करोगे? नॉक नॉक, अदालत अदालत, जज वाइफ बीटिंग मी वेरी मच। देखो वो जा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केस अलग है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला बात नहीं है ना भाई, ठीक है। अब वैसे तो कोई आके डके तो मेरे को मर्डर कर दिए तो मैं जाऊंगा ना यार बोलने के लिए, अरे मर्डर कर दी, मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, ठीक है। तो चलो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप ये समझ चुके हो। सो आज का लेक्चर को एक बार यहीं रोकते हैं, उसके बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो इजी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाओ जहां आप वादा को पूरा करो। वादा पूरा नहीं करते हो तो ये डर रहना जरूरी है कि अदालत है, बाप है, एंड द कोर्ट कैन कंपेल मी टू फुलफिल द प्रॉमिस व्हिच आई हैव गिवन। सो गाइस आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा स्लो चला हूं मैं आज,
But don't worry, we will speed up, we'll catch up again. Love you all. Bye-bye. Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I'll check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से मित्रों से झगड़ा कर बैठते और फिर बोलते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था, और ऐसा ही तो होता है। आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज। The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा, मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का। स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट। सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल। सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, ओके। इन द सेकेंड लेवल जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड with 80% English. It is at a little higher pace. So the students who are very intelligent, who think, no, no, I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया, मार्केट से 30-40% ही चार्ज कर रहे हैं हम, उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी। सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए, कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन। और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है। और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मगर मैं माफ़ी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।